क्या आपको गुड़गांव में, हम गुड़गांव में बैठे, मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या गुड़गांव में बैन नजर आता है? बिल्कुल नहीं। हर चौक पर, हर रेड लाइट पर ये आप ओपनली देख सकते हैं कि कैसे ये सब चलता है। चलिए चला, उधर से पुलिस की जीप निकली कि आज हम जी छापा मारेंगे। उठा ली 10-20 लड़कियां उठा ली कि जी ये वेश्यावृत्ति में संलिप्त थी। आपने उठा लिया, कानून ऐसा बना है जो कि आपको जाते ही बेलेबल ऑफेंस है वेश्यावृत्ति का, आपको जाते उन लड़कियों को जमानत दे दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। प्रवासी एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं हरियाणा महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष सुमन दहिया, जो एक अधिवक्ता भी हैं। जब हम बात करते हैं पूरे देश में महिला अपराध की, आज देश जिस तरह से तरक्की कर रहा है, महिलाएं पुरुषों के कंधों से कंधे मिलाकर बेशक से चल रही हैं, लेकिन अपराध उसी तरह से बढ़ रहा है। चाहे वो दुष्कर्म के मामले हों, या फिर भ्रूण हत्या के मामले हों, या फिर महिलाओं के तस्करी से जुड़े हुए मामले हों। सुमन दहिया का इससे काफी कंसर्न रहा है और हम ये कहें कि इन्होंने एक ऐसी महिला हैं कि शुरू से लेकर अब तक जो भी पीड़ित शोषित वर्ग की महिलाएं आती हैं, ये उनकी मदद करती हैं, चाहे वो पोस्ट पे थी या अभी भी ये अधिवक्ता हैं, अभी भी उनके लिए खड़ी होती हैं और मदद करती हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ये अपराध बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है और आखिर इसका निवारण क्या है। मैम, सबसे पहले तो आपसे यह जानेंगे कि आपने उपाध्यक्ष के तौर पर हरियाणा में महिला उपाध्यक्ष रही हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देती हूँ, आपने बड़ा अच्छा ये कार्यक्रम शुरू किया और ये कहूँगी कि ज़्यादातर महिलाओं से संबंधित जितने भी मामले हैं ये आज से नहीं है। महिलाओं ने जिस दिन से इस संसार में पैदा होना शुरू हुआ है तो समस्याएं महिलाओं के साथ पैदा हो गई। तो मैं ये कहूँगी कि हर युग में तरह तरह के पहले राक्षस होते थे और जिस तरीके से युद्ध होते थे उस समय भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते थे, लेकिन आज का जो शैतान है, मैं शैतान वर्ड यूज कर रही हूँ, जो राक्षस है वो खुलेआम घूम रहा है। और आज के हालात ऐसे हो गए हैं कि कहीं ना तो छोटी बच्ची सुरक्षित है, ना एक जवान बच्ची सुरक्षित है, और मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि बुजुर्ग भी सुरक्षित नहीं है। तो स्थिति भयानक है और इस चीज से निपटने के लिए मैं कहूंगी कि हमें टाइम भी लगेगा, कानून भी बदलने पड़ेंगे और बहुत सी चीजें हैं जिनमें बदलाव लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने कानून का जिक्र किया, कानून सख्त है, चाहे वो हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, हर जगह कानून सख्त किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसकी पालना ठीक से नहीं हो रही है कि कानून सख्त होने के बावजूद भी जो अपराध है वो कम नहीं हो रहा है? एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, सबको पता है, वो ऐसे जो आंकड़े हैं वो कलेक्ट करती है। उन्होंने अपने आंकड़ों में यह साफ कहा है कि पर डे करीब 87 महिलाओं के साथ केवल रेप होता है। 30 से 40 हजार महिलाएं, लड़कियां बाहर तस्करी की जाती है, बेची जाती हैं। भ्रूण हत्याएं बेशक से सख्त कानून है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर कुछ अंकुश नहीं लग पा रहा है, ये लगातार बढ़ रहे हैं। जी सुशील, इसके लिए मैं ये मानती हूँ कि कानून में आप देखिए, जब निर्भया का केस हुआ था दिल्ली में तो पूरी दुनिया पूरा झकझोर हो गई थी और सभी ने ये माना था कि इससे बड़ा कोई घटना नहीं हो सकती। और उसको देखते हुए मैं कहूँगी बहुत सारे लोग, विशेषज्ञों ने, सरकार ने, सभी ने मिलकर लॉ में बदलाव करने के लिए कानूनी तौर से कोशिश की। और उसके अंदर आपने देखा कि जस्टिस वर्मा की जो रिपोर्ट बनी उसमें हमने इतना सख्त कानून किया कि लड़की को देखने से लेकर उसको छूना, उसके साथ गलत काम करना, मतलब आप अगर देखना भी अपराध है तो इससे सख्त क्या होगा। तो ऐसे सख्त कानून तो बने, लेकिन उसकी नतीजा जो है वो हमें नहीं मिला। क्यों? यही सवाल यही है। वो यूं नहीं मिला क्योंकि आप देखिए जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे कानून में बहुत ढिलाई है। आप ये देखिए, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सरकार ने कानून बना दिया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट का कौन अधिकारी है? पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन ने किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करना है, आप
आपकी इन्वेस्टिगेशन ही अगर सही नहीं होती है, वहीं पर अगर डेंट लग जाता है तो लड़की तो गई काम से। अगर आज एक रेप पीड़िता की इन्वेस्टिगेशन में मैं ये कहती हूँ अगर 10% भी कमी छोड़ दी जाए तो केस कम से कम 90% खराब हो जाता है। आप ऐसी ढिलाई बरत देते हैं, कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम इतना गंदा है। मैं हर बार विवादों में घिर जाती हूँ इसी चक्कर में, क्योंकि बोले बगैर मुझसे रहा नहीं जाता। सिस्टम जो है कमजोर है, पीड़ित है, बीमार है। उस सिस्टम को हम सुधार नहीं पाए, चाहे वो पुलिस प्रशासन है, चाहे वो कहीं ना कहीं पर पैसे का लेन देन है, कोई दबाव है, हमारा समाज का भी दबाव है। हम लड़के को जो रेप करने वाला है उसको बचाने के लिए, लड़के को बचाने के लिए समाज इकट्ठा हो जाता है और लड़की को ये प्रेशर दिया जाता है कि समझौता कर लिया जाए। एक समझौता एक ऐसी चीज है जो हमारे समाज में हमारी लड़कियों को बर्बाद करने का एक सिस्टम है। तो मैं ये कहूंगी कि हमें कई चीजों में बदलाव लाना है। नंबर 1 तो जो एक व्यावसायिक तौर से इन मामलों को लिया जाने लगा, मैं व्यवसाय वर्ड यूज कर रही हूँ, चाहे उसमें आप रेप के मामले लीजिए, चाहे आप वेश्यावृत्ति को लीजिए, चाहे आप कोई भी चीज लीजिए, इतने बड़े बड़े गैंग्स बन चुके हैं जिसमें कि ग्रुप्स मिलकर, और मुझे तो शर्म आती है कि कहीं ना कहीं जब वेश्यावृत्ति के और जो मामले ऐसे बनते हैं, जो 376 की धाराएं जब ऐड होती है, तो पुलिस प्रशासन के भी कुछ लोग उसमें कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। तो जब मैं महिला आयोग की उपाध्यक्ष थी, हमारे सामने ऐसे है कि ऐसे ग्रुप्स, ऐसे गैंग्स काम कर रहे हैं सिटीज में जो कि इन मामलों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति हमने कोशिश भी की उनको किस तरीके से काबू किया जा सके, लेकिन हम पूर्णतः ना तो इसमें सक्सेसफुल हो पाए हैं और इसको काबू करना बहुत कठिन। नहीं, लेकिन सिस्टम की बात आपने की कि सिस्टम में बदलाव, सिस्टम जो डेंट कर देता है शुरुआती दौर में इन्वेस्टिगेशन में, उसे पुख्ता करने की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, उसको रिपेयर करने की जरूरत है। आप संवैधानिक पोस्ट पर रही, क्या उस वक्त आपने क्या कोशिश किया कि सिस्टम को किस तरह से रिपेयर किया जाए? जी देखिए, मेरे पास जितनी भी कंप्लेंट्स आई उसमें से मैं कहूंगी कि 70% केसों में इन्वेस्टिगेशन 0 होती थी। उसमें अगर आरोपी 2 हैं, 4 हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस 2 को छोड़ देती थी, 2 के खिलाफ चालान ले आती थी, किसी में आरोपियों को छोड़ दिया जाता था, किसी में धाराएं कम कर दी जाती थी, किसी में एफआईआर या तो होती नहीं थी, एफआईआर हो जाए तो उन लोगों की सेटिंग करवा दी जाती थी। तो ऐसी स्थितियां आई जिसमें मैंने तो खुद जाके, और कई बार तो ऐसा किया कि मैंने फाइलें आईओ समेत जो है बुलाया गया, उन्हें ये बताया गया कि क्या आपको अपनी ड्यूटीज पता है, क्या एक आईओ को ये पता है कि उसे किस तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए? पता ही नहीं बताया। 50% पुलिस प्रशासन में जो अधिकारी हैं, जो मैं कहूँगी आईओ मेन होता है, आईओ को मैं कहती हूँ 50% उनमें कमियां हैं, उन्हें पता नहीं है कैसे होना है, या कहीं ना कहीं दबाव है, अधिकारियों का दबाव है, ऊपर से दबाव है, बहुत सारी कमियां है, या मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं ऐसे मामले भी सामने पैसे खा लिए जाते हैं। ये खुल्लम खुल्ला बोल रही हूँ कि मैं इस चीज में घबराती हूँ, जो चीज है सामने है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि लड़की एक ऐसा कमजोर वर्ग है, उसके पास देने को पैसे नहीं है, वो एक जब मुश्किल से बड़ी मुश्किल तो वो थाने तक पहुंच पाती है, फिर वो अपनी एक कंप्लेंट लिख के जैसी तैसे लेके वो देती है। तो आज जो सरकार बात करती है कि महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं, तो इतना कुछ होने के बावजूद भी आप कह रही हैं कि आज भी वही स्थिति, महिलाओं की, लड़कियों की वही स्थिति है जो पहले थी। बिल्कुल सुशील, ये सच्चाई है, सच्चाई को छुपाना नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई ये कहता है आपके सामने, अगर कोई राजनीतिक या कोई पुलिस अधिकारी की स्थिति बहुत बढ़िया है, तो वो जाने, मेरे हिसाब से बिल्कुल स्थिति बढ़िया नहीं है। आप खुद अभी डाटा बता रहे थे मुझे कि 87 केसेस पर डे।
तो एक महिलाओं का क्या अस्तित्व है। हम बात तो बड़ी बड़ी करते हैं महिलाओं के लिए, जब भी इलेक्शंस आते हैं बहुत बढ़िया बातें होती है, हम महिलाओं के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। आप एक तरफ तो कानून बनाते हैं, दूसरी तरफ ढिलाई करते हैं, केसेस स्थिति वहीं की वहीं है। आप देखिए, आप वेश्यावृत्ति के कानून को लीजिए, आपने एक तरफ तो कह दिया कि हमारे यहाँ बैन है, इंडिया में बैन है, पता है आपको? जी 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 बिल्कुल। तो कितना काम चल रहा है सुशील, ये मैं आपसे पूछती हूँ, बीइंग मीडिया अधिकारी, आप मुझे बताइए, क्या आपको गुड़गांव में, हम गुड़गांव में बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या गुड़गांव में बैन नजर आता है? बिल्कुल नहीं। हर चौक पर, हर रेड लाइट पर, ये आप ओपनली देख सकते हैं कि कैसे ये सब चलता है। चलिए चला, उधर से पुलिस की जीप निकली कि आज हम भी छापा मारेंगे, उठा ली 10-20 लड़कियां उठा ली कि जी ये वेश्यावृत्ति में संलिप्त थी, आपने उठा लिया। कानून ऐसा बना है जो कि आपको जाते ही बेलेबल ऑफेंस है वेश्यावृत्ति का, आपको जाते उन लड़कियों को जमानत दे दी जाती है। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि फिर हमने उन लड़कियों को पकड़ा क्यों? या तो हमने उनको कोई ऐसे ही सीख दी कि वो इस चीज से बाहर निकले, या हमने उनका पुनः उनका मैं कहूंगी कि पुनः निर्माण हो सके, उनको एक अच्छी जिंदगी वो जी पाए। अगर हमने, मैं कहूंगी 5-10 में से 2 लड़कियों की भी जिंदगी सुधार दी या उसे वेश्यावृत्ति से निकाल लिया, तो मैं कहूंगी कि पुलिस ने अच्छा काम किया या सरकार का कानून ऐसा अच्छा है। मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूं, ना तो इस कानून से और ना इस प्रशासन की। वेश्यावृत्ति में महिलाएं हैं, ये डाटा तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन हर शहर के हर कोने में ये चीजें देखने को मिल रही हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी जगह है, वो एक शहर के बीच में नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं एक आम रास्ते से जा रही हूँ, वहां पर जो वेश्यावृत्ति कर रही वो महिला भी वहां पर खड़ी है, मैं भी वहां खड़ी हूँ और एक आम लड़की भी वहां खड़ी है, तो उनके साथ भी गलत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये जरूर होना चाहिए, जैसे कि दिल्ली में है और मेरे ख्याल से इधर बेंगलोर साइड में और इधर हर जगह कुछ ऐसी जगह बनाई गई हैं कि जहां पर आप उनको एक स्थान देते हैं। तो इस तरह में जीबी रोड है, तो ऐसे ही एक स्थान दे दिया जाए इन लोगों के लिए, ताकि उसका 2 फायदे हैं। एक तो उनको स्थान मिल गया, जिन्हें करना आप रोक तो सकते नहीं है, जिसने करना है वो वहां पर है, सबको पता है कि वो चीज आपको वहां देखने को मिल रही है। दूसरी, जो लड़कियां इस चीज में घुसी हुई हैं, संलिप्त हैं, उन लड़कियों के मेडिकल टेस्ट, ताकि कोई महामारी ना फैली हो। और आज के दौर में तो जहाँ कोरोना जैसी महामारी है, तो ऐसी स्थिति में तो मैं ये कहूंगी कि हमें इन लड़कियों के लिए तो स्पेशली ध्यान देने की जरूरत है। क्या सरकार का ये क्या समाज का पार्ट नहीं है क्या? हम इस पार्ट को निग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं? हमें शर्म आती है इस चीज पे बात करते हुए। आप ओपनली हर किसी से ये बात करने लग जाओगे तो वो कहेंगे या तो आपका दिमाग खराब हो या मैडम सुमन दहिया का दिमाग खराब है, क्योंकि या तो हमारे दिमाग में कीड़े घुसे हैं या आपके में घुसे हैं। लेकिन इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कोई भी हो, ये नहीं है कि भाई चाहे कोई भी सरकार आ जाए, आप इस समाज के इस हिस्से को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपको जरूरी है कि उनके स्वास्थ्य की निरंतर जांच हो। ऐसी स्थिति में उनके आप शारीरिक, उनके बीमारियों का, हर चीज का देखरेख चाहिए। उस निग्लेक्ट हिस्से को भी एक हिस्सा मानते हुए समाज का, उसकी भी सुविधाएं उसको दी जानी चाहिए। तो मतलब आपके शब्दों में, आपकी भाषा में हम ये कहें कि दिल्ली में जिस तरह जीबी रोड है, उस तर्ज पर अगर देश के जो महानगर हैं, खासतौर पे जो गुड़गांव हो या बेंगलोर की जिक्र या नोएडा का जिक्र हो रहा था, जहां बैन के बावजूद भी सरेआम सब कुछ चल रहा है पीछे के रास्ते, वहां सरकार को लीगलाइज कर देनी चाहिए इसे। देखो, लीगलाइज करना तो सरकार देखे जी। मेरा विचार है कि लीगलाइज करने से, अगर मेरा मानना है कि काफी हद तक इन स्थितियों में सुधार हो सकता है, और शायद जो महिलाओं की जितना रेप का जो रेशो आप बता रहे हो, इनको कम करने में हमें काफी हद तक कमी आएगी। तो आप जब थी उपाध्यक्ष, तो क्या इस लेवल पर इसको लेकर सरकार के जो भी हैं, सरकार के मुखिया जो थे या जो लोग थे, उनसे कोई बातचीत आपकी हुई थी इस संदर्भ में? आपने तो देखा ही था, बड़ा हंगामा हुआ था,
हंगामा ये हुआ था कि मेरे खिलाफ झंडे उठ गए थे कि मैडम ने ये क्या बयान दे दिया, हमारा भारतवर्ष जहां हम भगवान देवियों की पूजा करते हैं वहां पर ये क्या कह रही है मैडम, हाँ, कि वैश्यवृत्ति को ओपन कर दिया जाए हमारे देश में, हाँ, लेकिन हमारे देश में ही है जहां 2 साल की बच्ची का रेप होता है, वो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हमारे ही देश में है जहां एक आम लड़की सड़क से गुजरते हुए सुरक्षित नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम इन गलियों में जाना चाहते हैं पर छुप छुप के बात नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ अंदर सब कुछ है। 2013 का एक वाक्य मुझे याद है, 2012 का, जब दिल्ली मामले में प्रोटेस्ट हो रहा था, एक छोटी सी बच्ची, मुझे याद भी वो सीन याद है, उसने एक बोर्ड लिया था, एक पोस्टर उसके हाथ में थे, उस पोस्टर में उसने लिखा था कि नजरें आपकी गंदी है और पर्दा हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे आप जो कह रही हैं ये सत्य है, लेकिन अभी जरूरत है इसकी। साथ में केवल रेप और महिला उत्पीड़न में केवल रेप ही और तस्करी नहीं आता, भ्रूण हत्या के मामले में भी सरकार, आपकी खुद हरियाणा सरकार की बात करें, काफी सख्ती है। आए दिन हम देखते हैं कि छापेमारी हो रही है, लोग जो भ्रूण जांच करते हैं, लिंग का जांच करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ धड़ल्ले से चल रहा है। बिल्कुल, मैंने आपको यही बताया कि हमारे यहाँ कानून में ऐसे रास्ते बना दिए गए हैं। आपकी मशीनें जब्त कर ली जाती हैं, किसी डॉक्टर का पता लगा यहाँ भ्रूण हत्या हो रही है, मशीनें जब्त कर ली, डॉक्टर पकड़ लिया, थोड़े दिन में आप देखते हो डॉक्टर भी बाहर है, मशीन भी बाहर है। तो कौन डरेगा? डर है ही नहीं। डर नहीं होता तो फिर ये, या तो एक ऐसा समाधान कीजिए कि जिंदगी में वो आदमी सख्त कानून की, मैं फिर से कह रही हूँ, सख्त कानून का मतलब ये है कि वो आदमी इतना जरूर समझ जाए कि जिंदगी में एक बार तो कान पकड़े ये काम करते हुए। ये मुझे पता है कि ठीक है जी, कुछ नहीं हो जाना जी, कहीं से पैसे ले दे के मैं अपनी मशीन छुड़वा लूंगा, पुलिस वालों से कह के धारा कम करा के और मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में कौन किससे डरेगा? मुझे भी डर नहीं लगता, आपको भी नहीं लगता। तो आखिर सिस्टम मैडम ठीक कैसे होगा? कानून सख्त होंगे कैसे? क्या आपको लगता है कि इस देश में कभी कानून सख्त हो सकते हैं, सिस्टम ठीक हो सकता है? सुशील, ये आपने ऐसी बात कह दी जो सच में सोचने की बात है, और मैं जब जवाब इसका यूं नहीं दे पा रही क्योंकि मुझे ही नहीं समझ में आ रहा कि ये सिस्टम ठीक कैसे होगा, कैसे होगा। आप देखिए, आप कोई सरकार आती है, आप वो सोचती है भाई मैं पीसफुली अपना राज पूरा करूं, तो वो क्या कहते हैं, राज पूरा करने के लिए जी गुंडागर्दी बंद कर दो, ये कर दो, सब हो भी जाता है। अगर कोई सरकार अगर बदमाशों के थ्रू राज चलाना चाहती, राज चलते हैं, यूपी जैसे बहुत चले, लेकिन आज अगर हरियाणा जैसे कहे हमें नहीं चाहिए तो वो है भी नहीं। तो महिलाओं के मामले में क्यों ढिलाई हो जाती है? मुझे तो ऐसा लगता है सरकारें महिलाओं के मामलों को सीरियसली ही नहीं लेता, मुझे ऐसा लगता है। मुझे जो सीरियसनेस सरकार के अंदर होनी चाहिए, या जहां पर एकदम से आप स्टिक, मुझे याद है कि मैं महिला आयोग की उपाध्यक्ष थी, मुझे जैसे ही कुछ पता लगता था मेरा शरीर ऐसे हो जाता था कि मैं तुरंत वहां पहुंचूं और पता नहीं मैं क्या कर दूं। विधायिका की अगर हम बात करें तो वे लोग महिलाओं को लेकर सीरियस नहीं है, उस तरह के कानून नहीं बनाते। तो क्या आपको लगता है कि जो विधायिका है, जो विधानसभा है आपका, या जो लोकसभा या राज्यसभा की अगर हम बात करें, वहाँ आरक्षण के बावजूद भी कि इतने % महिलाएं होनी चाहिए, इसके बावजूद भी जो लोग चुन कर जाते हैं वे लोग उस ढंग के नहीं जाते? क्या उनके अंदर ऐसी इच्छा शक्ति नहीं होती कि वे कुछ कर सकें, या इसमें कुछ और बदलाव करने की आपके हिसाब से जरूरत है? पहली बात देखिए सुशील, इसमें कि आप एक आंकड़ा और निकलवा सके तो मेरे ख्याल से कितने अधिकारी, कितने % निलंबित हुए जिन्होंने महिलाओं के मामलों में ढिलाई बरती, या कितने % मामले ऐसे हैं जो अधिकारियों की वजह से लड़कियों को नुकसान उठाना पड़ा, उनके केसेस में बरी हुए जो लोग, और उनके बदले में जिन जिन अधिकारियों ने कोताही बरती उनके ऊपर क्या एक्शन? बहुत मुझे लग रहा है कि गिने चुने ऐसे लोग होंगे जिन पर कार्रवाई हुई होगी, बिल्कुल नदारद है। तो क्या इससे क्या समझेंगे आप? मेरा फर्ज ये बनता, अगर मैं मुखिया होती देश का, या मैं अपनी इसका मुखिया होती, तो मेरा फर्ज ये कि अगर आपने गलती की तो आपको निलंबित होना चाहिए ना। आप क्यों नहीं है निलंबित? मेरी कमी है। आजकल जो बच्ची हैं वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती और हो भी रही हैं।
आज लड़कों से ज्यादा कामयाब लड़कियां हैं। आपके पास अगर 2 बच्चे हैं तो लड़की कामयाब मिलेगी, लड़का कामयाब कम मिलेगा, कमजोर मिलेगा उससे। तो लड़कियां जो है वो बहुत आगे बढ़ रही हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि एक जागरूकता जरूर मुझे देखने को मिली है लड़कियों में। आज जितने भी केसेस हैं, चाहे वो छोटे लेवल पे है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का है, चाहे छेड़खानी का है, चाहे किसी को घूरने से लेकर हर चीज में आज हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो कंप्लेंट्स आ रही, इसका मतलब मेरी बेटी अवेयर तो है। हाँ, ये भी चीज है कि इस चक्कर में कि वो ये बच्चे, ऐसा तो नहीं कि मैं आज शादी कर दूं अपनी बच्ची, नहीं। आज लड़कियां कम से कम 25 से 30 साल की उम्र में जाके, जो आज के सोसाइटी के हिसाब से बच्ची प्रिपेयर हो रही है, और वो ये चाहती है कि मैं पहले अपने पैर पे खड़ी हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मुझे ऐसा लड़का मिल गया जो ये कहता है मेरे घर से निकल, मेरा बाप मुझे कहता है तेरा घर वो है, पति कहता है तेरा घर वो है, मुझे आज तक समझ में नहीं मेरा घर कौन सा। एक लड़की की सबसे बड़ी एक नौबत ये है कि उसे आज तक नहीं पता, तो वो उस घर को बनाने में लग गई। ये आज चिंता का विषय है, लड़की घर बनाने लग गई। अब वो क्या करती है, वो जब शादी करती है जब वो पैरों पे खड़ी है और उसके बराबर, लड़के के बराबर उसका हक है, वो भी कमा रही है, लड़का भी कमा रहा है, दोनों कमा रहे हैं। कल को किसी बात पे उप चुप होती हो जाती है, हो गई, तो लड़की किसी पर डिपेंड नहीं। लड़की को जरूरत नहीं है अपने बाप के घर जाके वो रोटी खिलाए, क्योंकि बाप अगर वो पैरों पे खड़ी है तो अपना कर सकती है। ऐसी भी लड़कियां देखी हमने जो अपने इंडिपेंडेंट घर लेके अपने रहती है। तो मैं कहूंगी ये अच्छी बात है, लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। आपके माध्यम से भी ये कहूंगी कि लड़कियों को पूर्णतः उनके पैरों पर आजादी दीजिए और पैरों पर खड़ा कीजिए। अगर इन्हें, जब तक ये खुद में स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, क्योंकि आपके अगर उसका निवारण जो आप पूछ रहे हैं कैसे कम होंगे ये केसेस भी तभी कम होंगे जब लड़की खुद इन चीजों को, मुझे लगता है इस सिस्टम को सुधारने में तो बहुत समय लगना है। तो इसलिए जरूरत है कि लड़की अपने पैर पे खड़ी और स्ट्रांगली अपने हक, अपने राइट्स लेना सीखे। और जो आपके ऊपर अत्याचार कोई भी है, चाहे वो कोई बाहर का लड़का है, चाहे वर्किंग प्लेस का है, चाहे आपके घर का है, आप उनके खिलाफ आवाज उठाइए, कोशिश कीजिए, दबनी नहीं चाहिए। मेरा कहने का मकसद, मेरे इस इंटरव्यू का मकसद भी ये नहीं है कि मैं ये डिमोरलाइज करना चाहती हूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। तो आप जब तक खुद स्ट्रॉन्ग है, आपको अपना हक लेना है। ऐसी लड़कियों के केस मैंने लड़े हैं जो खुद इन्वेस्टिगेशन खड़ी होकर करवाती है। जो अधिकारी नहीं करते हैं उनके खिलाफ आप आवाज उठाइए, उनकी कंप्लेंट्स कीजिए। अगर नहीं होती है तो कम से कम रिकॉर्ड में तो आएगा, हम डाटे तो कलेक्ट करेंगे कि इन अधिकारियों के खिलाफ, जो कोई अच्छे अधिकारी भी होते हैं, देखो 100% कोई भी ये नहीं कह रही मैं, बिल्कुल नहीं होता, सब तरीके के होते हैं। हो सकता है कई ऐसे अधिकारी हैं जो आपकी सुनवाई होगी, हर जगह होगी। तो आप अपनी आवाज खुद बनिए। बिल्कुल, यही थी अधिवक्ता भी हैं, और जो इन्होंने कहा सिस्टम और कानून, ये दोनों सुधरने में बहुत समय लगेगा, लेकिन सबसे जो जरूरी है वह यह है कि हम सबको उनकी आवाज बनने की आवश्यकता है। जो पीड़ित और शोषित हैं, खास तौर पे जो महिला जिनके साथ उत्पीड़न के मामले होते हैं, उनकी हम आवाज बने और वो खुद सक्षम हो, और सक्षम होकर ही इस समाज में बराबरी का दर्जा पा सकती हैं।